ईरान के 120 ठिकानों पर एक साथ इजरायली अटैक को लेकर आज खबर बहुत बड़ी है। वहीं ट्रंप की चेतावनी और ईरान ने इसी चेतावनी को लेकर क्या जवाब दिया है, क्योंकि ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन के काउंटडाउन की भी क्या हो चुकी है शुरुआत। अब अमेरिका के लिए नर्क के द्वार खोल देंगे, ये कह दिया है ईरान ने। फिलहाल ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान पर बड़ा हमला और ईरान के रेडियो और टेलीविजन कॉम्प्लेक्स पर इस हमले को लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया है और ईरान के अंडरग्राउंड फैसिलिटी पर अटैक। आपको बता दें, ईरानी सेना के कई अधिकारियों की मौत का दावा किया गया है। अमेरिकी हमले पर मोसाद कमेंट्री की ये रिपोर्ट। ईरान के पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी टारगेट पर फजर 1 और फजर 2 पर हमले की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पावर प्लांट के वाटर सेक्शन पर हमले की खबर है। महज शहर में यूएस और इजराइल का ये जॉइंट ऑपरेशन है। हालांकि ईरान में अब इजराइल और तेज हमले करेगा। ऊर्जा ठिकानों पर बड़े हमलों की तैयारी में इजराइल है और अमेरिका से हमलों के लिए ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एनर्जी ठिकानों पर हमले से मना किया था। फिलहाल द गार्डियन की इस रिपोर्ट में क्या बड़ा दावा किया जा रहा है और इन हमलों को लेकर किस तरीके की इजराइल की तैयारी है, यही बड़ी खबर, क्योंकि और बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम देने की इजराइल तैयारी कर चुका है और इस बार इन हमलों में एक बार फिर से अमेरिका से हमलों के लिए ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि टारगेट पर रहेंगे एनर्जी ठिकाने। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एनर्जी ठिकानों पर हमले से मना किया है। लेकिन बड़ी खबर यह कि क्या ईरान में जल्द शुरू हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन। अब मिडिल ईस्ट पहुंचे अमेरिका के 2 HC-130J एयरक्राफ्ट और जर्मनी से मिडिल ईस्ट के यूएस बेस में लैंडिंग। हालांकि मिडिल ईस्ट में नए सैनिक और हथियारों की खेप को लेकर भी द मिडिल ईस्ट की तरफ से क्या बड़ा दावा किया गया, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अब ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों को लेकर बड़े दावे किए जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आपके सामने, जहां इजराइल भी ईरान को टारगेट करने के लिए ऊर्जा ठिकानों पर बड़े स्तर पर हमले की तैयारी कर चुका है। इसलिए ये 2 बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने हैं, जहां रिपोर्ट में दावा किया गया कि क्या जल्द अब ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो सकती है और इसी ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में नए सैनिक और हथियारों की खेप भेजी जाएगी। जहां खबर है मिडिल ईस्ट पहुंचे अमेरिका के 2 HC-130J एयरक्राफ्ट। तो ईरान के खिलाफ जंग का अगला फेज सबसे विनाशक और क्रूज मिसाइलों से ईरान को अमेरिका झेलाएगा। JASSM-ER मिसाइलों से विध्वंसक प्रहार होगा और पैसिफिक से मिडिल ईस्ट भेजी जा रही मिसाइलों की खेप। हालांकि ब्लूमबर्ग के हवाले से गार्डियन की इस रिपोर्ट में इसी तैयारी को लेकर क्या बड़ा दावा किया गया है, इस नए फेज में महाविध्वंस को लेकर क्या तैयारी है, यही अगली इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि जंग के दूसरे महीने में सबसे घातक प्रहार को लेकर अमेरिका की तैयारी और इजराइल की तैयारी को लेकर बड़े दावे किए गए हैं। इन्हीं दावों में एक सबसे बड़ी खबर है, ईरान में JASSM-ER मिसाइलों से कहर मचाने की अमेरिका की तैयारी। पैसिफिक से मिडिल ईस्ट भेजी जा रही है AGM-158 मिसाइलों की खेप और ब्रिटेन के RAF फेफोर्ड बेस में JASSM-ER मिसाइलों की खेप। हालांकि 600 मील तक मार करने में सक्षम है ये, और साथ ही आपको बता दें स्टेल्थ टेक्निक से हवा में दागी जाने वाली क्रूज मिसाइल को लेकर यह खबर। ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल है, इसी को लेकर यह बड़ा दावा किया गया। और इस बीच आपको बता दें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद सर, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त हमारे साथ हैं और रक्षा विश्लेषक ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद ऑगस्टीन सर भी हमारे साथ हैं। विनोद सर, आगे में ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया इसको लेकर सवाल जरूर करूंगी, लेकिन उससे पहले ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर एक्सपर्ट्स के इन दावों के बीच जिस तरीके से अमेरिका ग्राउंड पर उतरकर इस मिशन को कामयाब करने में सफल होने का दावा जो कर रहा है, उसी के तहत अगले फेज के ऑपरेशन को लेकर इस वक्त सर ये बड़ी खबर है, जहां सेल्फ टेक्निक के साथ साथ JASSM-ER मिसाइलों की खेप को लेकर ये रिपोर्ट दावा कर रही है। विनोद सर। सुरभि जी, थैंक यू बुलाने के लिए। देखिए, ये जो F-15 मार गिराया गया, वो ये जो ग्राउंड ऑफेंसिव का शुरुआती प्लान का एक हिस्सा था। और ये कर क्या रहा था F-16, ये जो ग्राउंड ऑफेंसिव है इनका, मैं इनफैक्ट निशांत के शो में बता भी चुका हूँ, इसी एक्सेस से ग्राउंड ऑफेंसिव इनका होगा। और ये दिखा रहे थे हॉर्मुज, लेकिन आएगा उसी तरफ से। क्योंकि स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है उस तरफ से, टैक्टिकल एडवांटेज है उस तरफ से, और उस तरफ से सप्लाई चेन उनकी जो है बनी हुई है, अब से नहीं, बहुत पहले से बनी हुई है।
तो ग्राउंड ऑफेंसिव तो होना ही है। ये F-15 मार गिराने जाने के बाद इस ग्राउंड ऑफेंसिव के जो तारीख है उसमें तब्दीली जरूर आई है। और ये जो AGM 158 है, जो जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल, ER का मतलब होता है एक्सटेंडेड रेंज। तो ये लगभग जहां तक मैं जानता हूं 900 से 1000 किलोमीटर इसका रेंज है। जिसका मतलब जो ER का रेंज है, पुराने वाले का लगभग आई थिंक 550 से 600 के बीच में था। और ER कैसे हुआ? क्योंकि इसमें एक बूस्टर लगा हुआ है। और ये जो AGM 58 जो है F-16 लेके जाता है, B-52 अंडर बेली में ले जाता है। और जहां तक मैं जानता हूं, ये अंडर बेली से B-52 ने इसको ईरान में कई बार दागा भी है। और B-1B जिसको बोन भी कहते हैं, वो भी लेके जाता है, F-16 लेके जाता है। तो ये जो AGM जो 158 के जो फैमिलीज हैं, उसके रेंज लगभग 400 से लेके लगभग 1800 किलोमीटर तक का है। और एयर टू सरफेस मारने वाला एक बड़ा सक्षम ड्रोन की तरह है, बॉम्ब है। लेकिन गिरने के बाद इसके विंग निकल आते हैं, इसमें बूस्टर्स होते हैं और बहुत सटीकता से मार करते हैं। इसके अंदर GPS है, EO/IR पॉड्स हैं, पायलट इसको इन फ्लाइट कंट्रोल कर सकता है। तो ये बहुत ही कारगर वेपन है। ये इनके जो ग्राउंड ऑफेंसिव है इसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा, दो राय नहीं है। सर, आज शुरुआत करते हुए वेपन्स को लेकर ही और इसी टेक्निक को लेकर भी सवाल आपसे इसीलिए किया क्योंकि क्या अब ये मान लिया जाए कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की पहली झलक अमेरिका दे चुका है? क्योंकि अमेरिका ने ईरान से अब पायलट को जिस तरीके से रेस्क्यू किया, 2 दिन सर्च ऑपरेशन में पायलट को कैसे बचाया गया, ईरान में ही सेना के ऐतिहासिक बचाव अभियान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं। ईरान के आसमान पर अमेरिका का वर्चस्व, और ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर ट्रंप ने ये दावा किया है। ही विमान को अमेरिका ने ध्वस्त किया और रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच 2 HC-130J विमान नष्ट किए, ये रिपोर्ट में दावा किया गया। 2 हेलीकॉप्टर्स को भी नष्ट करने की खबर है। IRGC के कब्जे में लेने से पहले ही विमानों को नष्ट कर दिया गया। अमेरिकी ऑपरेशन पर फ्लैश रिपोर्ट में इसको लेकर दावा किया गया है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी इतिहास का सबसे चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन, जहां सैकड़ों US कमांडो ने ऑपरेशन को अंजाम दिया और ईरान में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। मिशन के दौरान 2 अमेरिकी विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स इसको लेकर क्या बड़े दावे कर रही है। इसी को लेकर, इस दावे के साथ शंकर प्रसाद सर अगला सवाल करूंगी आपसे, क्योंकि ईरान में अमेरिका के ऑपरेशन पायलट को लेकर फिलहाल ये एक बड़ा दावा, जहां अमेरिका ने ईरान से F-15E के पायलट को रेस्क्यू किया और 2 दिन तक सर्च ऑपरेशन में पायलट को कैसे बचाया गया, ईरान से दोनों पायलट को बचाया गया। डोनाल्ड ट्रंप यही दावा कर रहे हैं। सैकड़ों US कमांडो ने ईरान की जमीन पर ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ऑपरेशन में कोई भी अमेरिकी सैनिक हताहत नहीं हुआ है। ईरान ने 3 अप्रैल की रात F-15E फाइटर जेट को मार गिराया। जेट क्रैश होने के बाद दोनों क्रू मेंबर्स विमान से इजेक्ट कर दिए गए और यही दावा भी किया गया है। ऐसे में बड़े सवाल ये, अमेरिकी पायलट का मिलना क्या ईरान की सबसे बड़ी नाकामी है? इन्हीं सवालों के साथ शंकर प्रसाद सर आपके पास आऊंगी। उससे पहले यही बड़े सवाल कि अमेरिकी पायलट का मिलना क्या ईरान की सबसे बड़ी नाकामी है, और अमेरिकी पायलट का मिलना क्या ये बताता है कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है, और क्या पायलट का मिलना यह दिखाता है कि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है? एक और बड़ा सवाल, क्या अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू से ईरान की खामियां भी पता लग गई हैं, और क्या अब दूसरे इलाकों में भी अमेरिका जल्द ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा? इन सिंपल वर्ड सर, शंकर प्रसाद सर, क्योंकि एक्सपर्ट्स यही कहते थे कि ये ऐसी टेरेन है जहां पर आपको लो फ्लाई करना होगा, और लो फ्लाई करते हुए आप बहुत आसानी से ईरान के टारगेट पर भी आ सकते हैं। क्या इसके जरिए अमेरिका ने यह बता दिया कि ग्राउंड तक पहुंचना ये महज क्या एक ट्रेलर था सर, शुरुआत अब आगे होगी? थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अहम सवाल पूछा और इसी पे पूरी दुनिया सुबह से विचार कर रही है, जब से खबर आई है कि पायलट को हमने वहाँ से उठा के ले आए हैं और वो बिल्कुल ठीक है। देखिए, पहला तो सब मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लक फेवर्स द ब्रेव। ये अंग्रेजी में कहावत है, लक फेवर्स द ब्रेव। तो ये एक बड़ा ब्रेव इंसिडेंट है जिसमें इनकी लक अच्छी थी और उस वजह से इस पायलट को ये लेके आ सके हैं। दूसरा, a soldier, a sailor and airman is the pride of the nation when they go to war। और अगर हमारा एक भी सोल्जर किसी कंट्री का भी, चाहे हमारा हो चाहे अमेरिका का हो,
अगर इस प्रकार से एनिमी लाइंस में फंस जाता है तो उसको निकालने का पूरा प्रयत्न पूरा देश करता है, केवल आर्म फोर्सेज ही नहीं। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं आज इस बात की दाद देता हूं कि अमेरिका ने इस प्रकार का ऑपरेशन किया, जब कल तक मैं खुद ये कह रहा था कि ये ग्राउंड ऑपरेशन करना बहुत कठिन है और इस पायलट को वहाँ से रिट्रीव करना बहुत कठिन है। लेकिन कठिन कार्य में ही एक साबियत दिखती है कि किस प्रकार की इनकी ट्रेनिंग है, किस प्रकार का जज्बात है और किस प्रकार का इक्विपमेंट है। तो अब मैं ये मानने को तैयार हो रहा हूँ दिन पे दिन कि ग्राउंड ऑपरेशन की पॉसिबिलिटी अच्छी होती चली जा रही है। अभी तक मुझे नहीं लग रहा था कि ग्राउंड ऑपरेशन करने की सोच विचार करेंगे, क्योंकि बूट्स ऑन द ग्राउंड का मतलब है दे विल सफ़र सम कैजुअलिटीज़, और वो कैजुअलिटीज शायद इनके देश में एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। लेकिन अब लग रहा है कि जिस प्रकार से इन्होंने तैयारी कर रखी है, जिस प्रकार से इनके पास एमिनेशन और मिसाइल्स हैं, जिस प्रकार के इनके अंदर एक जोश है, तो उससे लगता है शायद होगा। लेकिन अंत में मेरा सवाल फिर ही वहीं घूम फिर के आता है कि अगर ग्राउंड में फोर्सेस लगा भी दी, एक इन्फेंट्री की, पैराट्रूपर्स की, स्पेशल फोर्सेस की, मरीन्स की, तो उनको टास्क क्या दिया जाएगा? क्या उनको टास्क दिया जाएगा कि यूरेनियम जो वहाँ पर है उसको आप वहाँ से उतार के ले आइए? क्या उनको टास्क दिया जाएगा कि यूरेनियम फैसिलिटीज को आप कब्जा करके बर्बाद कर दीजिए? टास्क का भी क्लैरिटी मुझे नहीं हो रही है। या ये भी हो सकता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू रेज़्ड सर, क्योंकि यहाँ ये साफ होना जरूरी है कि आखिर किस मकसद के तहत इस ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी अमेरिका ने की है। हालांकि अमेरिका में ही IRGC के पूर्व कमांडर के परिवार पर एक्शन को लेकर एक खबर है, जहां आपको बता दें इस वक्त अमेरिका में अब कासिम सुलेमानी की भतीजी और पोती की गिरफ्तारी को लेकर खबर आई। अमेरिकी सरकार ने दोनों का ग्रीन कार्ड कैंसिल किया है और ईरान के पूर्व NSA लारिजानी की बेटी के खिलाफ भी एक्शन को लेकर खबर है। अमेरिका के विदेश विभाग ने ये जानकारी दी है। अब अमेरिका में सुलेमानी का परिवार गिरफ्तार, यही इस वक्त एक और बड़ी खबर है। जल्द इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि IRGC के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी की भतीजी और पोती की गिरफ्तारी को लेकर है खबर। ICE की कस्टडी में हमीदे सुलेमानी और उनकी बेटी, और अमेरिकी सरकार ने दोनों का ग्रीन कार्ड कैंसिल किया है। अमेरिका के खिलाफ साजिश में लगी थी हमीदे, ये US विदेश विभाग की तरफ से कहा गया। ईरान के पूर्व NSA लारिजानी की बेटी फातिमा की अमेरिकी नागरिकता भी खत्म कर दी गई है। 2 महीने पहले ही फातिमा एमोरी यूनिवर्सिटी से निकाली गई थी। और इस बीच आपको बता दें, अब ये बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर US में सुलेमानी का परिवार अंडर अरेस्ट, जहां क्या इस गिरफ्तारी के पीछे अमेरिकी पायलट के गायब होने की टाइमिंग है। विनोद सर, इन्हीं सवालों के साथ आपके पास भी आऊंगी कि क्या कासिम सुलेमानी के परिवार का इस्तेमाल अमेरिका सौदेबाजी के लिए करेगा? वहीं एक और सबसे बड़ा सवाल कि किस तरीके से पायलट मिलने के बाद क्या अब सीज फायर की सौदेबाजी में भी होगा इस्तेमाल? एक और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या सुलेमानी के परिवार की गिरफ्तारी IRGC कमांडर्स के लिए एक बड़ा संदेश है, और क्या लारिजानी के परिवार पर एक्शन अमेरिका से ही ईरानियों को बाहर करने की शुरुआत? विनोद सर। देखिए सुरभि जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। और ये जो है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, ये न्यू कैन ऑफ वर्म्स है। क्यों ये कह रहा हूं? क्योंकि परिवार के पीछे कौन जाता है? परिवार के पीछे गुंडे, जो ड्रग तस्करी करने वाले, ये लोग जाते हैं। स्टेट क्राफ्ट में आप परिवार का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन ट्रंप अगर परिवार का इस्तेमाल कर रहा है तो ट्रंप को ये नहीं भूलना चाहिए, आज के तारीख में जहां तक मैं जानता हूं, लाखों अमेरिकी जो हैं ईरान के सरजमीन पे हैं। कुछ फैमिलियां हैं, डिप्लोमेट्स हैं, डिप्लोमेट्स की फैमिलियां हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये दशा और दिशा जो है इस वॉर का बदल सकता है। दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ वॉर। ये इन्हें नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। ये मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड हैं क्या? और ये जो लारिजानी की जो परिवार है वहां पे, ये लीगल तरीके से वहां रह रहे हैं। सो आइस को इन्हें पिकअप करने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं थी। तो ये आई डोंट नो इसका आउटकम क्या होगा, क्योंकि जो कहते हैं ना, माइट इज राइट। तो कल को ये इसको सही ठहराएंगे भी।
बट पिछले 30 दिनों में अगर आप देखें सर, ये एक सरप्राइजिंग शॉक के तौर पर साबित हुआ कि कैसे ईरान ने भी इन्हीं अमेरिकन को टारगेट करने के लिए बकायदा मैपिंग कर रखी थी। कौन कहां पर है, ना सिर्फ सैन्य अड्डे सर, उन अमेरिकी सैनिकों तक वो पहुंचे जिनको लेकर उन्होंने दावा किया क्योंकि वो इस होटल में है, मिडिल ईस्ट में किसी भी होटल में है, उन होटल्स तक को उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की, जो कि एक सरप्राइज शॉक के तौर पर भी साबित हुआ कि कैसे ईरान के पास एक एक इनपुट था इन अमेरिकन को लेकर। हालांकि आगे बढ़े उससे पहले अब इजराइल से बदला ईरान का हमला। इन हमलों से कई घरों और गाड़ियों में लगी आग की तस्वीर सामने आई है। बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का दावा भी किया गया। अब ईरान हमलों से इजराइल में तबाही की एक और तस्वीर। ये रमातगन इलाके में मिसाइल अटैक की तस्वीर है, जहां रिहायशी इलाके में मिसाइल के टुकड़े गिर गए। कई घरों और गाड़ियों को यहां भी भारी नुकसान का दावा। अब सेंट्रल इजराइल और क्लस्टर बॉम्ब से आईडीएफ के बेस पर हुआ हमला। पेताह में ही एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव और विस्फोटक गिरने से इमारतों में लगी आग। ईरान की चेतावनी, अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चर्स का वीडियो जारी किया गया है और ये खुरमाबाद से लेकर अहवाज तक फैली अंडरग्राउंड टनल है। टनल में एक साथ सैकड़ों मिसाइल लॉन्चर्स तक नजर आ रहे हैं। और शंकर प्रसाद सर, इस मिसाइल सिटी तक पहुंचना अमेरिका के लिए जिस तरीके से अभी तक बड़ा चैलेंज बना हुआ था, ये बहुत जितनी मर्जी तैयारियों को लेकर दावा कर दे, जाहिर सी बात है इन्हीं तैयारियों को कैसे टारगेट करना है। ईरान की भी फुल स्केल तैयारी। बिल्कुल, देखिए मैं कई दफा जो ईरान का जो ईस्ट, पाकिस्तान का जो वेस्ट कोस्ट है, कई दफा मैं उसके ऊपर जा चुका हूँ, फ्लाइंग कर चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ अपने आंखों से। ये जो दो मेन आर्टरीज हैं और ये जो पहाड़ सुरभि जो आती है ना, ये कॉकेशियन माउंटेन का एक्सटेंशन है। ये हिमालय के पर्वत की तरह नया पहाड़ नहीं है, बहुत पुराना पहाड़ है। और इसके अंदर आप गुफा बना के मिसाइल स्टोर कर देंगे, उसको आप एरियल अटैक से खत्म नहीं कर सकते। जिसकी वजह से मेरा ये सोच है, तो इनफैक्ट मैं इसके बारे में लिख भी चुका हूं, मेरा ये सोच है कि ये जो मिसाइल्स को अगर खत्म करना होगा तो ये ग्राउंड ऑपरेशन, जैसे आपने शुरू में कहा था, अनिवार्य हो जाता है। और जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के गोदी में है, हो सकता है इन्वेजन, एक टुकड़ी जो इन्वेजन की पाकिस्तान से होने की पूरी संभावना है। क्योंकि ये मिसाइल्स को अगर खत्म करना होगा, बूट्स ऑन ग्राउंड ही एक विकल्प है, दूसरा विकल्प सुरभि जी है ही नहीं। बट जो बात शंकर प्रसाद सर ने कही थी, बूट्स ऑन ग्राउंड ठीक है, लेकिन आप ग्राउंड ऑपरेशन को देखते हुए भी किस विजन के तहत अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं, इसी को लेकर सवाल अभी भी है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर आज खबर है और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर ही कब्जे के डोनाल्ड ट्रंप के नए प्लान को लेकर ये खबर। हार्मूज पर ईरान की ये चेतावनी, हमेशा रहेगा तेहरान का कंट्रोल। और खाड़ी देशों को ईरान का अल्टीमेटम, जहां 4 देशों तक एक साथ हमले। फिलहाल ये बड़ी खबर है और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में ही अब आपको बता दें, हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे के डोनाल्ड ट्रंप के नए प्लान को लेकर यह तैयारी है। ये नया प्लान है क्या? हालांकि हॉर्मुज पर ईरान की चेतावनी, हमेशा रहेगा तेहरान का कंट्रोल। और खाड़ी देशों को ईरान का ये अल्टीमेटम भी है, जहां साफ है कि किस तरीके से ईरान की भी तैयारी पूरी है। ग्राउंड ऑपरेशन की अमेरिका की तैयारी, वहीं ईरान का ये अल्टीमेटम। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप का नया बयान क्या है? थोड़ा और समय मिले तो हॉर्मुज को खोल सकते हैं, हॉर्मुज से तेल निकाल सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट किया है और इसी पोस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कि हॉर्मुज से तेल निकाल सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। हालांकि थोड़ा और समय मिले तो हॉर्मुज खोल सकते हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही ईरान का कंट्रोल, सिर्फ ईरान का कंट्रोल। ईरान ही करेगा हॉर्मुज स्ट्रेट का मैनेजमेंट। हॉर्मुज पर कभी भी दुश्मनों का कब्जा नहीं होगा। ईरान के उपराष्ट्रपति सगाब इस्फहानी की यह चेतावनी है। एनर्जी ठिकानों पर हमला हुआ तो निर्णायक जवाब मिलेगा। वहीं आपको बता दें, अमेरिकी सैन्य नाकेबंदी में भी ईरान जुट गया है, जहां लंबे समय तक हॉर्मुज ठप रखने की तैयारी है और अमेरिकी बेस पर सामानों की सप्लाई प्रभावित होगी। तेल गैस की कीमतों में भी भारी उछाल आएगा।
तो अमेरिका की सैन्य नाकेबंदी में ईरान जुटा हुआ है। हालांकि शंकर प्रसाद सर, इसी को लेकर आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि हॉर्मूज को कई साल तक ठप रखने की धमकी दी जा चुकी है। नाकेबंदी में जिस तरीके से ईरान जुटा है, उसका विजन साफ है कि वो पूरी तरीके से कई सालों तक इसे ठप रखना चाहता है। हालांकि यूएस सैन्य लॉजिस्टिक्स रोकने के लिए ईरान की नाकेबंदी को लेकर दावा किया जा रहा है और मिडिल ईस्ट में यूएस सेना को सामान सप्लाई में दिक्कत। हालांकि हॉर्मूज स्ट्रैटेजी पर ईरान के सुरक्षा अधिकारी ने बड़ा दावा किया है और यह कि यूएस के खिलाफ ईरान का रणनीतिक हथियार बना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और हॉर्मूज ठप होने से अमेरिकी लॉजिस्टिक्स क्षमता भी घटेगी। शंकर प्रसाद सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ही क्या आपको लगता है कि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन के तहत सीमित स्तर पर सिर्फ आइलैंड्स तक पहले पहुंचने की कोशिश कर सकता है अगले फेज ऑफ ऑपरेशन को देखते हुए? सर, थैंक यू वेरी मच। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। इसका मैं थोड़ा सा आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। 1979 जब रेवोल्यूशन हुआ, उससे पहले का एक इंटरव्यू है शाह ऑफ ईरान का। और उस इंटरव्यू में शाह ऑफ ईरान ने 1979 से पहले कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमारे हाथ में एक जगुलर वेन है, यानी कि हमारे हाथ में एक गर्दन है जिसको हम कभी भी मोड़ के बंद कर सकते हैं। ये शाह ऑफ ईरान का स्टेटमेंट है 1979 से पहले का। इसका मतलब साफ जाहिर होता है आज कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल करने के लिए इनकी रणनीति ईरान की बहुत पुख्ता है, बहुत तरीके से तैयार कर रखा है उन्होंने, आज से नहीं, पिछले 70, 80, 90 साल से। तो दिस इज वन पॉइंट वी शुड नॉट फॉरगेट। दूसरा पॉइंट एक और मुझे अब से लगने लगा है कि हम रोज देखते हैं कि बयान ट्रंप साहब का बदली होता है। कभी वो कहते हैं हॉर्मूज को जिसको खोलना है वो खोले, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, आप इंटरेस्टेड है तो आप खोल लीजिए अपने आप ही को परेशानी हो रही है, मुझे नीच में कोई हिस्सा नहीं लेना, आई हैव नथिंग टू डू विद इट। और आज वो दूसरा कह रहे हैं कि मैं हॉर्मूज को भी खोलने के लिए ग्राउंड ऑप्शन करने को। मुझे अब ये लगता है कि जो पूरा विश्व ये सोचकर समझ रहा था कि ट्रंप साहब एक अनप्लान तरीके से भाषण देते रहते हैं, अब ये मुझे लग रहा है कि शायद इसमें एनिमी को कंफ्यूज करने के लिए भी वो कर रहे होंगे। शायद हो सकता है कि उनकी एक जो सोच है वो इतनी चाणक्य नीति से बनी हुई है कि दुश्मन को वो एक गुमराह करके फिर कुछ एक्शन करते हैं। तो जब इस प्रकार की हरकतें आती हैं तो सोचना पड़ता है कि क्या होगा। अब जहाँ तक कि इन्फेंट्री बूट्स ऑन ग्राउंड या पैरा जैसे ट्रुप्स हैं या मरीन्स हैं, क्या उनकी रणनीति ये होगी या टास्क ये होगा कि अब हॉर्मूज को एक इन पॉइंट्स पर से कब्जा करें जहाँ से इसको ये कंट्रोल करते हैं। दैट इज़ पॉसिबल नाउ। अगर पूरा जो गल्फ जो है हॉर्मूज का जो स्ट्रेट्स है उसके ऊपर कुछ 2, 3, 4 पोजीशन, 5, 6 पोजीशन होंगी जिनको हम कहेंगे टैक्टिकली डोमिनेटिंग पोजीशन, जिससे वो उस पर कंट्रोल करते हैं। तो अगर ऐसी पोजीशंस हैं जिसका मुझे इतना ज्ञान नहीं है तो उसके ऊपर ये अटैक करके उनको कब्जा कर सकते हैं। एंड दैट परहैप्स इज ए पॉसिबल टास्क विच अ सोल्जर कैन डू। तो जिस तरीके से तैयारी हो रही है, हो सकता है कि जो कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज है वो एक बहुत बड़ा ओपनिंग हो जाए अगर उसका, तो इट विल बी अ ग्रेट सक्सेस फॉर दी forces of Iran, forces of Israel and forces of America, and the whole world will be grateful to them. इससे पूरी तरह वाकिफ है कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को देखते हुए अमेरिका आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि ईरान ने ही अब ट्रंप के अल्टीमेटम को भी खारिज कर दिया। फिर भी हाँ जी सर, लेकिन एक स्टेटमेंट मत भूलिए आप। इन्होंने कहा विल सेंड अमेरिकन्स टू हेल, और उन्होंने इसका जवाब पहले दे दिया है कि आई विल कन्वर्ट देम टू स्टोन एज। तो ये भी दो बयान एक दूसरे से बिल्कुल कन्फ्लिक्टेड और बात मतलब सेम ही है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा आप प्लीज कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड चले गए तो न्यूक्लियर एक्टिविटी की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी, फिर न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा। सो आई डू नॉट नो वेयर द वॉर इज गोइंग टू गो, देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू इट। किस एस्पेक्ट में ये जाते हैं वो अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि इस लड़ाई में नई नई चीजें निकल कर आ रही हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुई हैं। ट्रंप ने ईरान को समझौते के लिए 48 घंटे का वक्त दिया। हालांकि ईरान से खारिज ट्रंप का अल्टीमेटम, जहां अमेरिका के लिए खोल देंगे नर्क का द्वार, ये ईरान ने कहा। और ईरान के खत्म अल अंबिया के जनरल अली अब्दुल्लाही की ये धमकी है। ट्रंप का बयान बेबस और घबराहट से भरा है। ट्रंप की धमकी असंतुलित और मूर्खतापूर्ण कार्रवाई। ट्रंप ने ईरान को समझौते के लिए 48 घंटे का वक्त दिया। हॉर्मूज नहीं खोला तो ईरान पर कहर टूटेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। हालांकि अमेरिका इजरायल को ईरान की एक और बड़ी धमकी को लेकर खबर, बुनियादी ढांचों पर हमला हुआ तो विनाशक जवाब। अमेरिका इजरायल के लिए पूरा मिडिल ईस्ट नर्क बन जाएगा। ईरान के सैन्य कमांड खत्म अल अंबिया ने ये वार्निंग दी है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी इसको लेकर क्या बड़ा दावा कर रही है, यही
अगली डिटेल आपके सामने, क्योंकि नर्क का द्वार अमेरिका वर्सेस ईरान और जंग के बीच अमेरिका इजराइल को ईरान की एक और बड़ी धमकी के बारे में खबर, जहां बुनियादी ढांचों पर हमला किया तो विनाशक जवाब होगा और अमेरिका इजराइल के लिए पूरा मिडिल ईस्ट नर्क बन जाएगा। ईरान को हराने का भ्रम दलदल में बदल चुका है और ईरान के सेंट्रल सैन्य कमांड खदम अल अंबिया की यह चेतावनी है कि ट्रंप ने ईरान में हर तरफ कहर बरपाने की धमकी दी थी। लेकिन विनोद ऑगस्टीन सर, क्या इन्हीं धमकी के बीच ईरान भी तो ये बता चुका है कि कोई भी सेक्टर हो, चाहे सर वो फार्मास्यूटिकल कंपनी हो या ऑयल रिफाइनरी हो या इंपॉर्टेंट हाई वैल्यू टारगेट्स, हर तरफ वो हमलों को अंजाम देते हुए क्या इस स्तर तक आगे बढ़ जाएगा कि मिडिल ईस्ट में भी वो इंपॉर्टेंट टारगेट्स को हिट करना शुरू कर दे? देखिए सुरभि जी, ये जो रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान जो एयर ऑपरेशंस हुए और जिस धड़ल्ले से स्लो मूविंग C-130 हेलीकॉप्टर को रिफ्यूल कर रहा है लो ऑल्टीट्यूड में, वो सब देखने के बाद मैं निष्कर्ष में पहुंचा हूं इराक के ऊपर, इराक के एयर स्पेस के ऊपर अमेरिका का दबदबा काफी ज्यादा है। और जब इस तरह की दबदबा होती हैं तो आप कोई भी वेपन जो है बाहर नहीं निकाल पाते हैं, अपने साइलो से ही मार सकते हैं। जिसी वजह से मैंने ये कहा कि बूट्स ऑन द ग्राउंड, पाकिस्तानी साइड से भी नॉर्थ ईस्टर्न साइड से भी मिसाइल्स को खत्म करना सबसे बड़ा इनका एक लक्ष्य रहेगा। उसके बाद इट विल बी अ वॉक ओवर। आप लिखित में ले लीजिए सुरभि जी, वॉक ओवर होगा। और ईरान का जो दोस्त बन के जो मिडिल ईस्ट खड़ा हुआ था, ये वॉर से पहले सऊदी ने बोला भी था कि हमारे सरजमी से कोई अटैक नहीं होगी ईरान पे, वो सब अभी हाथ खड़े करके बैठ जाएंगे। तो ये अकेला पड़ जाएगा पूरे क्षेत्र में। ये इसके लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। पाकिस्तान भी खिलाफ है इनके, और सारे मिडिल ईस्ट खिलाफ है, यूएस खिलाफ है, तुर्की तो नेटो का पार्ट ही है। तो अकेला खड़े होके करेगा क्या, सबसे बड़ा सवाल। बहरीन के ज्यादातर शहरों में सायरन और रिफाइनरी पर ड्रोन हमलों की खबरें। रिफाइनरी के ऑयल स्टोरेज में कैसे आग लगी, उसकी तस्वीर, फैसिलिटी के बड़े हिस्से को भारी नुकसान। ऑयल फैसिलिटी के अंदर यह ड्रोन गिरा। इस धमाके के बाद फैसिलिटी में कैसे आग लगी, ये देखिए एक और तस्वीर। कुवैत में ईरान के भीषण ड्रोन अटैक के बाद आई वो तस्वीर है जहां पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बिल्डिंग पर हमला हुआ। कुवैत मिनिस्ट्री से जुड़ी इमारत को भारी नुकसान का दावा। और अब यूएई में ईरानी हमलों का एयर रेड अलर्ट है। दुबई में भी रिहायशी इमारत पर बड़ा हमला हुआ। इमारत के ऊपरी हिस्से में जब आग लगी उस वक्त की तस्वीर सामने आई। मरीना इलाके में धमाकों की आवाज भी सुनी गई। और इसीलिए अभी डिफेंस एक्सपर्ट से हम सवाल कर रहे थे, ये जानते हुए कि ईरान जिस स्तर पर अब हमलों को अंजाम दे रहा है, ये अब आपने देख लिया कि किस प्रकार से दोनों साइड की तरफ जो असला मिलिट्री टेक्निक्स है, मिलिट्री हार्डवेयर है, वो काफ़ी अभी भी अवेलेबल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा मिलिट्री हार्डवेयर को इस्तेमाल करके पूरी देश को पूरा राख बना दें और बिल्कुल समाप्त कर दें। सो आई थिंक इट इज़ ओनली सेंसिबल टू टेक द एडवाइस ऑफ पीपल हु आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द वॉर। देखिए, इस समय ईगो का बड़ा भारी सवाल उठा हुआ है। अमेरिका का ईगो एक तरफ है, ईरान का ईगो एक तरफ है। इन ऑपरेशंस में अमेरिका को भी ईरान ने जवाब दिया, लेकिन इसी हार में उसको जीत भी नजर आती है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, जहां ईरान में अमेरिकी फाइटर जेट्स के विध्वंसक एक्शन को लेकर यह खबर है और रेस्क्यू टीम का रास्ता साफ करने के लिए एयर स्ट्राइक हुई और बोयर अहमद प्रांत के देह दाश्त में ये भीषण बमबारी। IRGC और बासिज फोर्स के ठिकाने दहला दिए गए। धमाकों में 4 लोगों की मौत, कई घायल। वहीं ईरान पर इजराइल के सबसे बड़े हमले को लेकर खबर। 24 घंटे में ईरान में 120 टारगेट तबाह किए और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटी पर यह वार। ईरान के ड्रोन स्टोरेज को भी तबाह करने का दावा। अब ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर फिर बड़ा हमला। बुशर परमाणु प्लांट पर मिसाइल अटैक। न्यूक्लियर प्लांट प्रोटेक्शन सर्किट में गिरा अमेरिकी प्रोजेक्टाइल। प्लांट में रूस के कई कर्मी हमले के वक्त मौजूद थे। प्लांट से रूस के कर्मचारियों को रेस्क्यू किया गया।
हालांकि न्यूक्लियर प्लांट टारगेट पर एटमी विध्वंस का ये अलर्ट, जहां ईरान के बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर नया हमला हुआ और न्यूक्लियर प्लांट प्रोटेक्शन सर्किट में गिरे मिसाइल के टुकड़े। और इस हमले के वक्त प्लांट में रूस के कर्मचारी मौजूद थे। बुशर प्लांट से 198 रूसी कर्मचारियों को बाहर भी निकाला गया। बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर अब तक 3 बड़े हमले हो चुके हैं। हालांकि IAEA चीफ ने न्यूक्लियर प्लांट पर हमले को लेकर चिंता जाहिर की है। अब न्यूक्लियर रेडिएशन पर ईरान की बड़ी चेतावनी, जहां रेडिएशन से तबाह हो सकता है पूरा खाड़ी क्षेत्र और बुशर से खाड़ी देशों में फैल सकता है रेडिएशन। बुशर प्लांट पर हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची की ये वार्निंग। अराक्ची से UN महासचिव एंटोनियो गुतारेस को पत्र लिखा है। खाड़ी में न्यूक्लियर विध्वंस की वार्निंग, जहां बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद ईरान की वार्निंग को लेकर खबर है। न्यूक्लियर रेडिएशन फैला तो चपेट में खाड़ी देश आएंगे और फारस की खाड़ी के आसपास के देशों में रेडिएशन फैलने का खतरा। कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, सऊदी अरब तक रेडिएशन फैल सकता है। समुद्री रेडियो एक्टिव प्रदूषण से खाड़ी देशों पर भी संकट आ सकता है।